हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। तो आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसमें मुझे लगता है कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और जो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि बच्चे जब पढ़ें तो उनको एनसीईआरटी का भी डायग्राम पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में। ये एक थोड़ा शॉर्ट वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। अगर मैं बेटा आपको बताऊं तो पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और हर साल लगभग एक साल छोड़ के या लगभग हर साल मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में एक एक जो वर्ड है बेटा आपके दिमाग में बसा होना चाहिए, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन आता है। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा उनको तो आपको हर टाइम पर कभी कोई भी अगर सोते से उठाकर भी पूछे तब भी बच्चे आपको ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं बेटा जो हमको अलग बच्चों से अलग करती हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं बेटा तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब कभी हम लोग पढ़ने बैठते हैं, आप रिवीजन का जो तरीका है वो आपका बिल्कुल अजीब होता है। ठीक है, जब भी आप रिवीजन करने बैठते हैं तो पूरा पूरा नोट्स लेके बैठेंगे नहीं। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते हैं बेटा तो हम लोग प्रोग्रेसिव फॉर्म में पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब क्या है कि पहले हम लोग ने पहले पूरे थ्योरीज को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेक्चर्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो रिवीजन में फिर से वही पूरा का पूरा लेक्चर देखते हैं या तो नोट्स को रिवाइज करते हैं। नहीं, आपको रिवीजन के टाइम पर हमेशा जब भी आपको करना है बेटा रेट्रोग्रेसिव स्टडी करनी है। तो सर रेट्रोग्रेसिव स्टडी क्या होती है कि पहले आप अगर किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं सबसे पहले उसे क्वेश्चंस लगाएं, और जो क्वेश्चंस आपसे बन गए इसका मतलब वो टॉपिक आपको आता है, अभी तक वो आपके दिमाग में रिटेन है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं बने और उस टॉपिक को जाइए और नोट से उसको रिवाइज कर लीजिए, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, क्विक रिवीजन होगा। तो आप देखिए बेटा, मेहनत में फर्क होना चाहिए। मेहनत में तो बेटा बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप स्मार्ट स्टडी किस तरीके से, स्मार्ट तरीके से आप अपने चीजों को अलग बच्चों से अलग करते हैं, ठीक है, अपने आप को अलग करते हैं, वो बेसिकली आपको डिफाइन करता है और वही आपके अच्छे मार्क्स गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक बच्चों, देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन जैसे आप देखते हैं, फिजिक्स अगर मैं आपको टाइम ज्यादा दूं तो हो सकता है सब बना लेंगे, लेकिन आप कितनी एक्यूरेसी के साथ उसको कितने कम टाइम में करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेज कैसे होगा, जब आप पूरी चीजों को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से उन चीजों को याद रखने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी पूरी तरीके से रहेगी। ठीक बच्चों, चलिए, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इंस्पायरेशन होता है, किस तरीके से एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो उसी को मैं थोड़ा सा बेटा यहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको मैं एक क्विक रिवीजन के तौर पे आपको बेटा पढ़ा रहा हूं। इंस्पायरेशन कब होगा मुझे बताइए। सबसे पहली बात, अगर हम इंस्पायरेशन की बात करते हैं बेटा, तो इंस्पायरेशन जो होता है ये आपका एक एक्टिव प्रोसेस है। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बताया था कि ये एक क्या होता है बेटा, एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस होता है और इसको होने में कितना समय लगता है बेटा, इसको होने में लगभग लगता है 2 सेकंड का समय। कितना लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है। तो ये पूरा पूरा हो गया। अब अगर हम लोग एक्सपायरेशन की बात करते हैं, ये चार्ट अब बेटा आपको याद रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर हम एक्सपायरेशन की बात करते हैं बेटा, तो एक्सपायरेशन क्या होता है आपका, क्या होता है बच्चों, आपका पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। आ गई बच्चे बात समझ में, आ गई बात समझ में। पैसिव प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही बात है। अब जब पैसिव प्रोसेस होगा तो इसको मतलब इसको होने में टाइम लगेगा, और इसका मतलब ये क्या है, 3 सेकेंड। इसीलिए मैंने बोला था बेटा कि आपको याद होगा कि
पूरा एक ब्रीथ को कंप्लीट होने में लगभग लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो 2 सेकंड इंस्पायरेशन में और 3 सेकंड एक्सपायरेशन में। ठीक, अब अगर हम लोग इंस्पायरेशन की बात किए थे बच्चों, अब अगर हम लोग इंस्पायरेशन की बात की, सुनते रहना बेटा ध्यान से, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि यहां पर दो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहां पर दो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो दो मसल्स कौन कौन सी होंगी बेटा? वो दो मसल कौन कौन सी होंगी? सुनते रहना। ठीक है, वो दो मसल कौन कौन सी होंगी बच्चे? एक तो ये होगी, एक तो आपका डायफ्राम होगा और एक आपका होगा ईआईसीएम। ठीक है, तो इसमें होना क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन लिख लेते हैं, तो यहां पर होगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका, एक तो डायफ्राम का होगा, एक तो डायफ्राम का होगा बेटा, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं डायफ्राम, डायफ्राम। आगे बात समझ में? ठीक बच्चों, और एक किसका होगा आपको बताइए? एक होगा आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। किसका होगा बेटा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। ठीक है, और अगर हमने पैसिव प्रोसेस की बात की थी, अगर हमने पैसिव की बात की थी, तो यहां पर क्या हुआ था? रिलैक्सेशन। यहां पर क्या हुआ था बच्चों आपका? रिलैक्सेशन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हुआ था यहां पर। और रिलैक्सेशन किसका होगा बेटा आपका? सिंपल सी बात है, डायफ्राम का होगा, और डायफ्राम का होगा, और बेटा किसका होगा बताइए? एक तो डायफ्राम का होगा, डायफ्राम, और एक एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक, ठीक, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए कि इन दोनों में, इन दोनों केस में, ठीक है, चाहे मैं डायफ्राम की या ईआईसीएम की बात कर रहा हूं बेटा, चाहे मैं बात कर रहा हूं यहां पर रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूं, डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन से एक्सिस का वॉल्यूम बढ़ेगा? तो यहां पर डायफ्राम की जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर बढ़ेगा एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटरो एंटरो पोस्टीरियर, एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस वॉल्यूम क्या होगा आपका? इंक्रीजेस। ये सब क्लास, ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये मैं आपको चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूं बेटा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? अगर हम बात करते हैं ईआईसीएम की, तो याद रखिएगा यहां पर टॉर्सो वेंट्रल, टॉर्सो वेंट्रल एक्सिस वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। टॉर्सो वेंट्रल एक्सिस वॉल्यूम क्या होगा बेटा? यहां पर इंक्रीज होगा। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया? ठीक है, वैसे ही सेम अगर हम यहां पर बात करते हैं एक्सपायरेशन पे, तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्या होगा बेटा? सेम वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं एंटरो, एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीजेस। एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस वॉल्यूम क्या होगा बेटा? यहां पर डिक्रीजेस। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर ईआईसीएम की, तो यहां पर क्या होगा बेटा आपका? टॉर्सो वेंट्रल एक्सिस वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीजेस। आगे बच्चे बात समझ में?
तो ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में अगर ये चार्ट भी अगर आपको याद रहेगा तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक बच्चों, चलिए अब देखो, ये डायग्राम हम लोग ने देख रखा है क्या? हाँ देखो बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है आपका? इंस्पायरेशन, एयर एंटरिंग द लंग्स। एयर क्या कर रही है बेटा? आपके लंग में क्या कर रही है? एंटर कर रही है। ये आपका लेटरल लेटरल एंगल लिया गया है। तो यहां पर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज्ड। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या होगा बेटा? इंक्रीज्ड। और स्टर्नम एंड रिब्स क्या होंगी बेटा? बाहर की तरफ आएंगी। ठीक है, और रिब केज क्या होगा बेटा? यही तो क्या था आपका? रिब केज था। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहां पर डायफ्राम का क्या हो रहा है? यहां पर डायफ्राम का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर डायफ्राम का क्या हुआ है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, और यहां पर ये आपको क्या दिख रहा है? यहां पर डायफ्राम में क्या हुआ है? डायफ्राम में हुआ है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। आ गई बात समझ में बेटा? ये मैं डायफ्राम, ये जो ये वाला पोर्शन है, यहां पर मैं डायफ्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैं एक बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि बात कर रहा हूं यहां पर डायफ्राम की। आ गई बच्चे बात समझ में? आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है, तो क्या होगा यहां पर? बस हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, यहां पर क्या होगा बेटा? आपका इंट्रा इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर डिक्रीजेस। यहां पर क्या होगा? इंट्रा इंट्रा पल्मोनेरी पल्मोनेरी वॉल्यूम, ये सब लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा, सिर्फ रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं ये। इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर डिक्रीजेस। तो क्या होगा? एयर एंटर्स इनटू द लंग एंड कॉजेस, क्या कॉज करेगा बच्चों? बताइए। इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन हो गया, इंस्पायरेशन आपका। ठीक, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर हम यहां पर बात करते हैं बच्चों, आओ देखते हैं। ठीक है, जब डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा, जब डायफ्राम में रिएक्शन होगा तो क्या यहां पर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। यहां पर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा बेटा? डिक्रीज। ठीक है, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, और ये क्या कराएगा? ये करा देगा आपका एक्सपायरेशन। ये इंस्पायरेशन, और ये कैपिटल में लिख दिया हूं क्या? चलो इसको भी कैपिटल में लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हो गया आपका इंस्पायरेशन और ये हो गया आपका एक्सपायरेशन। तो देखिए, हमने पूरा
पूरा फिर से एक बार पूरा हमने यहां पर रिवीजन कर लिया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। मुझे लगता है यहां पर कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स यहां पर इंक्रीज हो रहा है, याद रखिएगा। यहां पर वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या हुआ है बेटा, यहां पर इंक्रीज हुआ है, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है वो अपने को पता है। ठीक है, यहां पर क्या होती हैं आपकी कॉस्टल मसल्स बेटा, यहां पर रिब केज के ये वाला क्या हुआ आपका, यहां पर क्या होती हैं कॉस्टल मसल्स होती हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। और नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि यहां पर डायफ्राम होता है तो इसको हम लोग एब्डोमिन, फोर्सफुल ब्रीदिंग के समय हम लोग एब्डोमिनल मसल का यूज करते हैं बेटा। नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं आपको, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दो तरह का क्या होता है बेटा ब्रीदिंग, एक होता है आपका थोरेसिक ब्रीदिंग, एक क्या होगा बेटा आपकी, अगर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, अगर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो ये दो तरह की होगी बच्चों, ये दो तरह की होगी। एक को हम लोग बोलेंगे थोरेसिक ब्रीदिंग, एक को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, थोरेसिक ब्रीदिंग। ठीक है बच्चों, और एक को हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आ गई बच्चे बात समझ में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग की, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा थोरेसिक ब्रीदिंग की, तो याद रखिएगा यहां पर कॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होंगी। इंटरकॉस्टल मसल लिख देता हूं, इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटर या कॉस्टल मसल मिल देता, नहीं तो इंटरनल इंटरकॉस्टल समझ लोगे बेटा, तो आप लोग भरोसा नहीं है। यहां पर कौन सी, कॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होंगी, कॉस्टल मसल्स। ठीक है, और अगर हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं बेटा, तो आपका क्या, डायफ्राम। और मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बेटा, कि नॉर्मल यही वाली ब्रीदिंग होती है। अगर मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, अगर मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है। ठीक है, जनरली रेस्टिंग कंडीशन में हम लोग कॉस्टल मसल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो रेस्टिंग कंडीशन में, एट रेस्टिंग कंडीशन, एट रेस्ट एट रेस्ट हम लोग यही वाली ब्रीदिंग करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ब्रीदिंग भी हो गया। ठीक है, और ब्रीदिंग का जो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि इसका जो रेट होता है वो 12 to 16 पर मिनट होता है। कितना होता है बेटा, 12 to 16 पर मिनट। इस चीज को भी बेटा आप याद रखिएगा कि 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। ठीक है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग फीवर, फीवर के टाइम पर क्या होता है बच्चे, ड्यूरिंग फीवर के टाइम पर ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए फीवर के टाइम पर ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, और भी छोटे छोटे बेटा जो नोट्स होते हैं वो मैं आपको लास्ट में, जब मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि इन्फेंट में ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये दो दो पॉइंट याद रखिएगा। एक तो मैंने क्या बोला, फीवर के टाइम पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो फीवर में ब्रीदिंग क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग इन्फेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। इन्फेंट में भी ब्रीदिंग रेट क्या होगा, मोर ज्यादा होता है। आ गई बात समझ में बेटा। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, तो यहां पर हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो अपने हम लोग ने बहुत तेजी से इसको बेटा रिवाइज कर लिया। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक बच्चों, चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। और बेटा ये अपने को एज इट इज याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए,
तो हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को बेटा पहले इसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को पढ़ें बेटा, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब कितना हम लोग एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कितना ज्यादा एक्सहेल कर सकते हैं, सॉरी इनहेल कर सकते हैं, कितना एक्सहेल कर सकते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग नापते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पाइरोमीट्री, ठीक है। तो लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज measured by a instrument and that instrument is known as spirometry, ठीक है। तो हम यहां पर बात करते हैं कि हमारा लंग अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा लंग अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा। इस चीज को देखने के लिए हमारा लंग अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को देखने के लिए हम लोग एक टेस्ट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। आ गई बच्चे बात समझ में? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। और इसमें हम लोग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को मेजर करते हैं। वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज measured by वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज measured by किससे measured by? ठीक है, ए इंस्ट्रूमेंट and that instrument is known as spirometer, स्पाइरोमीटर। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरोमेट्री। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आपका स्पाइरोमेट्री, ठीक है। तो जिससे नापेंगे वो क्या है बेटा? आपका स्पाइरोमीटर। जिससे नापेंगे हम लोग वो क्या है बेटा? आपका स्पाइरोमीटर। और इस पूरे फिनोमिना को जिसमें हम लोग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को मेजर कर रहे हैं, दैट इज स्पाइरोमेट्री, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? हम लोग लंग में वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को मेजर करते हैं, ठीक बच्चों? ठीक, चलिए। तो अब पहला अगर हम लोग देखते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स देखते हैं। हम लोग क्या देखेंगे बेटा अभी? पल्मोनरी वॉल्यूम्स। पल्मोनरी वॉल्यूम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो लगभग हर साल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग पहला बात कर रहे हैं बेटा, तो दैट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। आ गई बच्चे बात समझ में? क्या बोला बेटा मैंने? टाइडल वॉल्यूम, ठीक। अब टाइडल वॉल्यूम को हम लोग टीवी के नाम से भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टीवी। टेलीविजन नहीं बेटा, ठीक है, टीवी, ठीक है। और क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन ए नॉर्मल ब्रीदिंग। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग या इन ए नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर को, कितनी वॉल्यूम को हम लोग कितनी एयर को हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, वही क्या है बेटा? आपकी टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहां पर बोला वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर। एक पानी पी लेते हैं बेटा, फिर आप लिख लेते हैं, बहुत तेज प्यास लग रही है, ठीक बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज, या
which can be, which is inhaled, inhaled और exhaled. एंड नहीं है बेटा, और है exhaled in a या ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, क्या कहलाएगा आपका, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो इनहेल्ड वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड या इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब इनकी हम लोग बेटा वैल्यू भी पढ़ते जाएंगे, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीवी इज इक्वल टू 500 ml। लीटर मत कर देना नालायकों, तुम लोग का भरोसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका, ml। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करते हैं दूसरे वॉल्यूम की, तो दूसरा वॉल्यूम क्या होगा बेटा आपका, टाइडल वॉल्यूम के बाद क्या होगा आपका, हाँ बताइए, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व, रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोला बेटा मैंने, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, आइए देखते हैं, सुनना बात ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड फोर्सफुली, ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम लोग बहुत फोर्सफुली इनहेल करेंगे। तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड फोर्सफुली, फोर्सफुली बियॉन्ड, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं इनहेल कर सकता हूं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक चीज याद रखिएगा बेटा, आप डेफिनेशन जो भले मैं लिख दे रहा हूं आपको, लेकिन आप अपने मन से भी डेफिनेशन बना के अपने नोटबुक में इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक बच्चे, जितना आप अपने शब्दों में लिखेंगे उतना आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक बच्चों, लेकिन कई 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 बच्चे बोलते हैं सर लिख दिए, तो मैं यहां पे लिख जरूर देता हूं, लेकिन आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड फोर्सफुली बियॉन्ड, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बेटा मैं इनहेल कर सकता हूं, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं इनहेल कर सकता हूं, दैट वॉल्यूम इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसको हम लोग IRV के नाम से जानते हैं, IRV के नाम से, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करते हैं बेटा, अगर हम लोग इसके वैल्यू की बात करते हैं, तो IRV इज इक्वल टू 2500 ml टू 3000 ml। कितना बोला बेटा मैंने, 2500 से 3000। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये मैं यहां पर सारे वॉल्यूम्स को अच्छे से बेटा मेंशन करते जा रहा हूं। टाइडल वॉल्यूम हो गया, ये आपका IRV हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं उसके बाद क्या होगा बेटा आपका, टाइडल वॉल्यूम होगा, अब आ जाएगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये थर्ड वॉल्यूम है बेटा, एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आगे बच्चे बात समझ में? ठीक। तो देखिए बेटा, वॉल्यूम्स को अगर हम लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो ये हमारे बहुत काम आए, क्योंकि बेटा लगभग मैंने क्या बोला आपको कि लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मुझे लगता है कि आपको इन वॉल्यूम्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर which is expired, which is expired forcefully beyond tidal volume। जो आप नॉर्मल ब्रीथिंग में जो आप वॉल्यूम ऑफ एयर इन एक्सेल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम। और उसके अलावा कितना हम लोग एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज ERV। आगे बात समझ में? तो मैंने क्या बोला बेटा यहां पर? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर which is which is which is expired, which is expired forcefully beyond tidal volume, beyond tidal volume। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, तो ये क्या हो गया आएगा आपका? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर हम लोग बेटा इसको बात करते हैं ERV की, तो ERV का जो वॉल्यूम होता है बेटा, ये होता है आपका 1000 ml टू 1100 ml, 1100 ml। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये भी अपने को बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग बस वॉल्यूम्स खत्म होने वाला है बेटा। देखो थर्ड वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और लास्ट वॉल्यूम अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल सही बात है। क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ाया था क्या बच्चों? इसी के कारण लंग कोलैप्स नहीं होता है, बताया था क्या? बिल्कुल सही बात। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होता है बेटा? आपका RV। ठीक है, अब बताइए क्या होता है? क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर विच विच रिमेन्स विच रिमेन्स इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जितना वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम हमारे लंग में रह जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी मैंने दो खास बात आपको बताई थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। इसी के कारण लंग कोलैप्स भी नहीं होता है, और ड्यूरिंग ड्यूरिंग टू ब्रीथ्स, ठीक है, ये सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। मतलब इंस्पायरेशन फिर एक्सपायरेशन फिर इंस्पायरेशन। ठीक है बच्चे, तो बिन इन बिटवीन ब्रीथ में क्या आ रहा है? एक्सपायरेशन आ रहा है। तो एक्सपायरेशन के टाइम पे तो बेटा हम लोग एयर को एक्सेल कर रहे होते हैं ना, तो कुछ और ब्लड तो कंटिन्यू आ रहा है लंग में, तो उस टाइम पर कौन गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता होगा बेटा? आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। तो देख कितनी खूबसूरत बात है बेटा, कि इसीलिए हमारा लंग बेटा कोलैप्स नहीं होता, और बहुत सारे रीजंस भी हैं। ठीक है, चलिए ये सब आप MBBS में जाकर पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना बेटा। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर which always remains in the lungs, in the lungs even after forceful, even after forceful expiration। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बेटा रह जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो ये होता है 1100 टू 1200 ml। मैंने क्या बोला इसको?
1100 ml टू 1200 ml। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपको बेटा याद होना चाहिए। तो यहां पर होता है आपका वॉल्यूम्स खत्म। तो मैंने आपको 4 वॉल्यूम्स पढ़ाए, मैंने आपको 4 वॉल्यूम पढ़ाए। एक मैंने टाइडल वॉल्यूम पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, आपको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ाया, थर्ड मैंने आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ाया, और फोर्थ मैंने क्या पढ़ाया आपको, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, फिर मैंने क्या पढ़ाया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक बच्चों, देखिए वही चीज लिखा है, लंग वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम कितना है 500, यहां पर देखो वैल्यू किस में है, एमएल में है। इंस्पायरेटरी कितना है, आईआरवी कितना है 25 से 3000, एक्सपायरेटरी कितना है बेटा 1000 से 11, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है आपका 11 से 1200। ठीक है, तो मैंने एक चार्ट भी यहां पर लिख दिया है। ठीक बच्चों, तो यहां पर अपने वॉल्यूम्स हो गई। ठीक है, अब अगर हम लोग वॉल्यूम्स के बाद बेटा अगर हम लोग कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, कैपेसिटीज के बारे में। ठीक है, तो सुनना, अब हम लोग एक पढ़ेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा आपको, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो मुझे बताइए कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं इनहेल कर सकता हूं, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं इनहेल कर सकता हूं, वही मेरी क्या कहलाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं एक्सेल कर सकता हूं, वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूं, फोर्सफुल इंस्पायर करने के बाद, वो मेरा मेरा क्या कहलाएगा बेटा, आपका क्या, वाइटल कैपेसिटी। और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं अपने लंग में रख सकता हूं, वो मेरी क्या कहलाएगी, लंग कैपेसिटी। एक कैपेसिटी यहां पर बच गई, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग में रहता है ड्यूरिंग, नहीं, आफ्टर एक्सपीरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सपीरेशन, जब हम नॉर्मल एक्सपीरेशन करते हैं तो उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग में रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आइए देखते हैं, ये आ गई बेटा आपकी पल्मोनरी कैपेसिटीज, लिख रखा है मैंने। पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैंने क्या बोला बेटा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको मैं आईसी बोलूंगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है आईसी, आईसी बोलूंगा जिसको मैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या लिखा हुआ है, टाइडल, सॉरी 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 सॉरी, करेक्ट 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 कीजिएगा, टाइडल नहीं लिखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, मतलब नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, एक तो आपका आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, और एक आपका क्या आ जाएगा बेटा, बताओ, एक क्या आ जाएगा आपका, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, चलिए, तो मैं यहां पर अगर आईसी की अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, तो आईसी क्या हो जाएगा बेटा आपका, बताइए, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में, बिल्कुल आ गई सर समझ में बात। ठीक है, तो आइए ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, 3000 से 3500 ml। तो इसकी वैल्यू भी आपको डायरेक्ट याद रखिएगा बेटा, वहां पे जोड़ते मत बैठिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, 3000 ml टू 3500 ml। आ गई बच्चे बात समझ में। ठीक है, चलिए, अब हमने क्या देखा बेटा, एक्सपायरेटरी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेल कर सकता हूं। ठीक है, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर में एक्सेल कर सकता हूं, वो मेरा क्या कराएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसको भी मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा जैसे जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, वैसे ही आपकी इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसको मत देखिएगा, ये देखिए यहां पर नहीं दिया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, बताइए, ईसी। ठीक, आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा आपका, बताइए। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। चलिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आगे बच्चे बात समझ में, बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ठीक बच्चों, चलिए तो मैंने क्या बोला, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, और ये अगर आप जोड़ लेंगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा कितना, बताइए। ये आपका आ जाएगा बेटा, अरे टाइडल वॉल्यूम 500, और ये कितना था बेटा आपका आपका था 1000 से 1100, तो ये आ जाएगा 1500 ml टू, नहीं 1600 ml, ठीक है। तो ये वाला हो गया, आ गई बात समझ में, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो यहां पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या लिखा हुआ है, इट इज अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, जो मैंने बताया था आपको, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग में हमेशा रहता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एफ, सॉरी एफ आर सी, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एफ आर सी। अब आइए कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग एफ आर सी को कैलकुलेट करेंगे, एफ आर सी, तो मुझे बताइए बेटा, एफ आर सी इज इक्वल टू हो जाएगा, एक तो आप क्या है एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप कब निकालते हैं, जब आप फोर्सफुल क्या कर रहे होते हैं, एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, आ गई बात समझ में। और रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रहता है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपके लंग में बेटा हमेशा रहता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो दे रखा है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितना है आपका 22 से 2300 ml, कितना है बेटा इसका 2200 ml से 2300 ml, आ गई बात समझ में, ठीक है। फिर क्या है आपका वाइटल कैपेसिटी, इट इज अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट इंस्पिरेशन। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं। मैंने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसे याद रखो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड आफ्टर, that volume of air that is inspired forcefully after forceful expiration, ठीक है। वही वही क्या कहलाएगा बेटा आपका वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब कितना हम एक्सचेंज, कितना वाइटल मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वाइटल जीवित है, जो हम लोग इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, ठीक। आ गई बात समझ में। तो मैंने क्या बोला बेटा, इसको हम लोग अगर वाइटल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, प्लस IRV आ जाएगा, प्लस ERV आ जाएगा, बस हो गया वाइटल कैपेसिटी, ठीक। इसको भी काउंट कर लीजिए, ये देखिए दिया हुआ है इसमें, ठीक है। कितना है 4000 से 4500 ml, कितना है बच्चों 4000 से 4500 ml, ml टू 4500 ml। आगे बच्चे बात समझ में, ठीक। चलिए, तो ये क्या हो गई आपकी वाइटल कैपेसिटी हो गई, और लास्टली मैंने क्या बोला है, टोटल लंग कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मेरे लंग में रहेगा, देखो लिखा हुआ है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी फिल्ड इन द लंग्स, ठीक। सब सारे वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, सारे वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, प्लस IRV भी आएगा, फिर प्लस ERV भी आएगा,
प्लस क्या आ जाएगा आपका, बताइए, रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा, वो भी तो फील है ना बेटा आपके लंग में। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका लंग कैपेसिटी। ठीक, ये देखो ये भी दिया हुआ है आपका लंग कैपेसिटी कितना, 5200 ml टू 5700 ml। ठीक है, ये डाटा सिर्फ और सिर्फ बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जब एमबीबीएस में पहुंचेंगे तो थोड़ा बहुत डाटा आपको चेंज मिलेगा। 5200 ml टू 5700 ml। आ गई बात समझ में? तो ये हो गई आपकी टोटल लंग कैपेसिटीज। ठीक है, अब मैं यहां पर एक आपको बेटा यहां पर ग्राफ दिखाना चाहूंगा। देखो ये आपका स्पायरोग्राम। ठीक, देखिए अब सुनना बात ध्यान से, ये है बेटा आपका स्पायरोमेट्री का, जो हम लोग स्पायरोमेट्री यूज करते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये क्या है आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन। तो ये वाला जो बीच वाला है ये, इसको मैंने क्या बोलना है, ये आपका क्या है, ये आपका है, सुनते रहना बात ध्यान से, ये वाला जो है आपका, ये क्या है आपका टाइडल वॉल्यूम, ये क्या है आपका टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और इसके अलावा जितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं और इनहेल कर सकता हूं दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर ये क्या है बेटा आपका, ये क्या है आपका आईआरवी, ये क्या है आपका आईआरवी। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, देखो ये यहां तक गया, अब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं क्या कर सकता हूं बेटा, एक्सपायर कर सकता हूं फोर्सफुल। तो ये क्या कहलाएगा बेटा आपका ईआरवी, देखो ईआरवी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक अब टोटल क्या है आपकी लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी प्लस आईआरवी, अभी अभी मैंने बताया था बेटा। ठीक, आगे बात समझ में? ठीक, और अगर हम बात कर रहे हैं लास्टली टोटल लंग कैपेसिटी पूरा, इसमें क्या क्या आएगा आपका, टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, आईआरबी भी, ईआरबी भी आएगा, और आपका क्या आएगा बताइए, टाइडल वॉल्यूम आएगा, आईआरबी, ईआरबी और रेजिडुअल वॉल्यूम सारे आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंग कैपेसिटी, देखो लिखा हुआ है टोटल क्या है आपका लंग कैपेसिटी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा इंस्पायरेटरी, टाइडल, फंक्शनल। ठीक है, तो पूरा पूरा दिया हुआ है आपको, ये पूरा एक बार आप चार्ट जरूर देख लीजिएगा। स्पायरोग्राम जो मैंने यहां पर लिख रखा है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, कुछ नहीं है, बस यहां पर सब चीजें मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ में? देखिए वर्टिकल कैपेसिटी क्या है आपका पूरा लिखा हुआ है, जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया है अभी यहां पर कैपेसिटीज, वो सारा यहां पर देखो मेंशन कर रखा है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो यहां पर होता है बेटा आपका लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज खत्म। एक दो चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि एक होता है बेटा आपका मिनट वेंटिलेशन, मिनट वेंटिलेशन, एक मिनट में कितना हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सेल कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा है बेटा मिनट वेंटिलेशन, एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, बताइए। टाइडल वॉल्यूम कितना है बेटा, टाइडल वॉल्यूम है आपका 500 ml। आ गई बात समझ में? और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की, अगर हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की बात करते हैं तो ये कितना है आपका 12 to 16। आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक, तो अगर आप यहां पर 500 का गुणा 12 से कर देंगे तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 2 जीरो और 6000 ml, इतना हम लोग एक मिनट में क्या कर रहे हैं, वेंटिलेट कर रहे हैं एयर को लंग में। ठीक है, और अगर हमने यहां पर 16 को किया इंटू 16, और जोड़ दो, और जोड़ दो, इसमें से क्या जोड़ोगे, अरे बताओ कितना होगा, हाँ, सो 12 छक 72। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा,
7200 ml होगा, ठीक है, 7200 ml आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? तो ये आपका क्या हो गया, मिनट वेंटिलेशन। ये क्या हो गया बेटा आपका, मिनट वेंटिलेशन। यहां तक कोई डाउट क्या बेटा? ठीक बच्चों, अरे सॉरी सॉरी, 14 से किया हूं बेटा, इसको इसको करेक्ट करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। 8000 ml, ठीक ठीक। तो ये आप देख लीजिएगा, जो भी आपको ब्रीदिंग देगा उससे आप कैलकुलेट ये कर सकते हैं, ठीक बच्चों। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, एक मिनट वेंटिलेशन हो गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं बेटा, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो बताइए क्या होगा? हाँ, मिनट वेंटिलेशन के बाद अब एक चीज और आता है जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, डेड स्पेस, डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम। और अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, कितना टाइम हो गया, हाँ, डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में अगर हम लोग बेटा बात करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जो जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है और वो नॉर्मल गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉर्मल गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दैट एयर इज नोन एज डेड स्पेस वॉल्यूम। और ये कितना होता है आपका, 150 ml, 150 ml, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं बेटा, जिसको आप करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। और उसका ये होमवर्क है बेटा आपका, एल्वियोलर, एल्वियोलर वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है, इसको आप करके लाएंगे, और नहीं करके लाएंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो यहां पर होता है बेटा आपका पूरी तरीके से खत्म, ठीक है, ठीक बच्चों। चलिए, तो यहां पर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक बच्चों, तो मैंने पूरी अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज बता दी है, ठीक है, कि क्या होता है बेटा आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म, मैंने आपको पूरा उसको वापस से एक फ्लो चार्ट में बताया, फिर लंग वॉल्यूम्स के बारे में बताया, फिर लंग कैपेसिटीज के बारे में बताया बेटा, ठीक है। चलिए, और भी कोई अगर डाउट आएगा आपको, और भी कोई अगर डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिनट वेंटिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेटा आपका क्या है, 12 to 16 होता है अपना, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। जितना भी आपको ब्रीदिंग रेट देगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर हम लोग इसको देख रहे हैं बेटा, तो इसको हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर 5000 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा, और 16 से करेंगे तो 8000। तो ये आपका क्या है, मिनट वेंटिलेशन, 1 मिनट में आप इतनी बार लंग को क्या कर रहे हैं, वेंटिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मेरा एम, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, दैट इज एल्वियोलर वेंटिलेशन, ठीक बच्चों। चलिए, तो ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और बहुत मजा आएगा बेटा। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट आए तो बिल्कुल आप मुझसे पूछिए, और मैं पूरी हेल्प करूंगा बेटा आपकी, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा, ठीक बच्चों। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।